नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं मदीने मुनव्वरा के करीब में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उम्रा के बाद जो लोग मदीने मुनव्वरा रवाना हो रहे थे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए रवानगी थी, वो जो बस में ये मुतअम्मिरीन जा रहे थे, रवाना हो रहे थे, वो बस एक हादसे का शिकार हो गई है। ऑयल टैंकर से बस के टकराने की वजह से एक अफसोसनाक सानहा पेश आया है, जिसमें 42 लोगं के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रहे हैं। मुसलसिल सियासत टीवी इस खबर पर नज़र रखे हुए, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। जी देखिए, यकीनन ये एक बहुत ही जो है दर्दनाक खबर आज सुबह से ही जो है गश्त करने लगी थी। गो के ये हादसा जो है सऊदी अरब के जो है वक्त के मुताबिक रात में 1:20 के जो है आसपास हुआ है। ज़ायरीन देखिए, इनका एक हफ़्ता पहले ये हैदराबाद से जो है निकले थे ये लोग उम्रे के लिए, उम्रे की नीयत से निकले थे और इन्होंने मक्का मुकर्रमा में अपने उम्रे की तकमील के बाद मदीना शरीफ जा रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए, हाज़िरी के लिए, मस्जिद नबवी में नमाज की जो है मकसद से, नीयत से, नेक जो है मकसद के तहत ये लोग जो है मक्का मुकर्रमा से जो है एक बस में निकले थे मदीना के लिए। और फिर जो है रास्ते में बस जो है एक हादसे का शिकार हो जाती है। एक जो है ऑयल टैंकर से बस टकरा जाती है, जिसके नतीजे में चूँकि ऑयल टैंकर जो है हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, वो आग लग जाती है और फिर उसके बाद जो हादसा पेश आया, ये बहुत ही अलमनाक हादसा है। यकीनन अलमनाक वाक़या है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो मुतअम्मिरीन थे उसमें ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे जो जाँ बहक हुए हैं। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो मुतय्यन जद्दा जो है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है उसकी जानिब से। ये जो हेल्पलाइन, उस पर मतलब रब्ता करके आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जिनके भी रिश्तेदार लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है, मतलब जो गम का माहौल जिनके पास है, वो लोग ये रब्ता कर सकते हैं। इसी दौरान जो है व्हाट्सएप नंबर भी कौंसलेट जनरल की जानिब से जारी किया गया है। और अहम बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी ने, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जो है, उन्होंने भी इस पर एक अपना जो अपने मतलब रिमार्क्स हैं, जो भी अपना तबसरा है, उन्होंने क्या है, एक टेलीविजन न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने बात करते हुए कुछ अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने भी कहा है कि वो जो है कौंसलेट जनरल से रब्ता किया है। चलिए हम अपने नाजरीन को असदुद्दीन अवैसी की वो जो बाइट है वो दिखाते हैं। जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने भी अहदेदारों को ये कहा है कि वो जो जानकारी है वो जानकारी पूरी इकट्ठा करें और उन्होंने भी मतलब मरकज़ी वजारत से इस खुसूस में नुमाइंदगी की है। ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बल्कि अपोजिशन लीडर भी हम कह सकते हैं, BRS पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KTR ने भी जो है इमीडिएटली मुतासरीन
जो है वो मुतासरीन को इमदाद बाहम पहुँचाने का उन्होंने भी मुतालबा किया है। सऊदी वाक़े में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके अफराद ख़ानदान से भी रब्त करने का हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है। जी सजा साहब। जी देखिए, जैसे इस हादसे के, देखिए ये हादसा यकीनन जैसा कि हम कह रहे हैं बहुत बड़ा हादसा है। 42 लोगों के, देखिए कंफर्म अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर किसी की जो है शहादत के हवाले से, किसी के जाँ बहक होने के हवाले से हम जो है हतमी तादाद पूरी जो है इसके साथ नहीं बोल सकते, लेकिन शुबा किया जा रहा है कि इसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 42 ज़ायरीन जो है इस हादसे में शहीद हुए हैं। तो बहरहाल देखिए वहाँ कौंसलर जनरल है जिद्दा में, वो जो है कंफर्म करेंगे, फिर हुकूमत हिंद इस सिलसिले में कंफर्म करेगी। जैसा कि जो है हम देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पे सेक्रेटेरिएट में जो है एक कैंप कायम किया, एक जो है नंबर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है फौरी फराहम किया और वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता हुकूमत तेलंगाना ने इस खुसूस में एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है। कंट्रोल रूम एक बाज़ाब्ता एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है। तफसीलात इकट्ठा किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मल्लेपल्ली, बाजारघाट और टप्पा चबूतरा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मतलब मुतअम्मरीन थे वो इसमें शामिल है, जाँ बहक होने वालों में शामिल है। फिर मैं ये बता दूं मासूम बच्चे भी हैं उसमें, ख़वातीन भी हैं और नौजवान भी हैं। कुछ तफसीलात आई हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स पर और कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पे भी तस्वीरें शाये हुई है। मैं देख रहा था अभी कुछ देर कबल मेरी नज़र से वो तस्वीरें भी गुजरे, 7-8 लोगों की कुछ मतलब तस्वीरें जो एयरपोर्ट पे ली गई थी, जो एयरपोर्ट पे ली गई थी। उसके अलावा पासपोर्ट्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके पासपोर्ट से वो तस्वीरें भी निकली हैं, तो निकल कर आई हैं सामने, मंजर आम पर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ये जो तफसीलात इकट्ठा करने का काम हुकूमत तेलंगाना कर रही है और इस पर एक मरकजी वजीर खारिजा जयशंकर है, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है। वो भी उन्होंने भी राब्ता किया है, वो अपने जो जिम्मेदारान अहलकार है सऊदी अरब में मुतय्यन जो कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया है वो वहाँ पर उनसे राब्ता उन्होंने भी किया है, जयशंकर ने भी राब्ता किया है। ये बिल्कुल इंडियन मिशन से वो राब्ते में है जयशंकर। देखिए ये जो है एक जो नामपल्ली में जो है ये एक ट्रैवल एजेंसी थी, उस ट्रैवल एजेंसी से लोग गए थे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लोग गए थे। वहाँ पे आवाम का हो जो मतलब रिश्तेदारों का जो भी लोग जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके रिश्तेदारों का हुजूम जमा हो गया है। एकदम जो है अफरा तफरी का वहाँ पे माहौल देखा गया है। लोग जो है गम की शिद्दत से बेहाल हैं। बहुत सारे रिश्तेदार जो है और ट्रैवल एजेंसी पे जो है दबाव बना रहे हैं कि उनको वहाँ पे ले जाने का इंतज़ाम किया जाए हादसे के मकाम या फिर वहाँ अस्पतालों में जहाँ भी इनको शिफ्ट किया जाएगा मदीना के अस्पतालों में, वहाँ ले जाने का इंतज़ाम किया जाए। फौरी तौर पे जो है वीज़ा निकालने के वो लोग जो है ट्रैवल एजेंसी पे दबाव बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने सुना कि वो ये तक कह रहे हैं कि जितना भी पैसा हो हम देने को तैयार हैं, हमें फौरी वहाँ पे ले जाओ। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, बहुत सारे लोगों के भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो करीबी रिश्तेदार जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इस खबर ने, आज मैं सुबह से ही देख रहा था दबी साहब, इस खबर ने पूरे शहर के मुसलमानों को एक मतलब एक शॉक, एक सदमे से दो चार कर दिया है। देखिए उमूमन आमतौर पर उम्रा या हज के मौक़ों पर इस तरीके के वाक़यात जो है वो बिल्कुल नहीं पेश नहीं आते। तो उमूमन जो है इस तरीके की खबर अगर आ रही है मुतअम्मरीन के साथ या हुज्जाज कराम के साथ इस तरीके की खबर आ रही है तो ये हकीकत में मतलब एक चौंका देने वाली है और सदमा खेज है। ये तो जो भी वाक़या पेश आया है, मतलब ये तो देखिए नागहानी इसको सूरत हाल का शिकार वो लोग हुए हैं, तो आफत समावी से भी इसको हम ताबीर कर सकते हैं। मगर जो कुछ भी वाक़या हुआ है निहायत अफसोसनाक है और जो है वो गम और गुस्सा भी है लोगों में, गम का मामला भी है, तकलीफ भी है। देखिए लोगों की शिकायत ये है कि उनको सही डिटेल नहीं मिल रही, जानकारी हासिल नहीं हो रही। वो ट्रैवल एजेंसी के पास गए हैं, वो चाहते हैं कि ट्रैवल एजेंसी जो है जानकारी दे। अब देखिए ट्रैवल एजेंसी वाले क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये टोल फ्री नंबर दे दिए, जो नंबर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं ये सेक्रेटेरिएट में। सजा साहब मैं देखिए असल में यहाँ से जो लोग खानगी टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ से जो
जो मतलब जो भी इंतजाम करके भेजते हैं वहां पर उनके जो नुमाइंदे होते हैं जी, शायद हो सकता है कि वो नुमाइंदा भी इन जाँ बहक होने वालों हाँ में बिल्कुल शामिल हो, बिल्कुल, बस तो में इसलिए सभी तो लोग बर वक्त जो है वो जी, इत्तलात उन्हें मौसूल नहीं होती। बिल्कुल वही उसके लिए वक्फा लगेगा, टाइम देखिए, लगेगा। ट्रैवल एजेंसी के लोगों का यही कहना है कि इमीडिएटली हमारा अपने आदमी से रब्ता नहीं हो रहा जी है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करें और डिटेल लें। उन्होंने नंबर भी दिया, कौंसलेट जनरल की तरफ से जो नंबर जारी किया गया था वो नंबर दिया। तो नंबर को लेके भी लोग जो है ऐसा मालूम हो रहा था कि सख्त बरहम है। उन्होंने कहा कि ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और लोगों को, देखिए कोई नहीं चाहता कि इस तरह की जो है नागहानी सूरत नागानी सूरत हाल का कोई नहीं सामना चाहता। करना पड़े। देखिए सभी ये चाहते हैं कि उम्रे का मामला है, एक जो है नेक मकसद के तहत लोग जाते हैं और वहाँ जाके जो है उम्रे की तकमील करते हैं, एक जो है फ़रीज़ा अदा करते हैं, वहाँ पे मस्जिद नबवी में जाते हैं, हुजूर के रोज़े पे हाज़िरी देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वहाँ पे नमाज़ें अदा की जाती हैं। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि ये जो एक मुक़द्दस सफ़र है, इस सफ़र में किसी के साथ कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई परेशानी आए। ये हो गया है, हादसा है, इत्तेफाक है, हादसा है, हो गया है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने उन लोगों की, अगर जो जाँ बहक हुए हैं उनकी मौत वहाँ पे लिख दी थी। ये खुदा की मर्ज़ी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई, सभी इंसान देखिए बेबस हैं। तो चाहिए उन लोगों को भी, जो रिश्तेदार आज यहाँ पे जो है बरहम है, बिल्कुल उनके जज्बात से का भी हम एहतराम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत बरहम है, बहुत सदमे में है। और इस मुश्किल की घड़ी में अगर आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और आप मतलब सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारामद मुफीद साबित होगा सब्र जी तहम्मुल। बिल्कुल, यकीनन ये जो है लोगों को यहाँ सब्र की ज़रूरत है, अपने आप को संभाला देने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जो दुआ यहाँ से यही की जानी चाहिए कि जो ज़ख्मी हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उन्होंने तो बहुत बुलंद दर्जा पा लिया। वो उम्रा करके जा रहे थे, देखिए अल्लाह के घर की ज़ियारत करके, तवाफ़ करके, वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करके वो लोग जा रहे थे। तो वो लोग जा रहे थे मदीना, नेक मकसद से जा रहे थे। तो अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी नहीं मालूम है कि अल्लाह मियाँ ने उस मुक़द्दस जो है सरज़मीन पे, हिजाज़ मुक़द्दस पे उनको जो है अपनी तरफ बुला लिया है। तो इनको ये जो है, ये बायस फ़ख्र बात उनको जो है ये महसूस करनी चाहिए। देखिए होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे सब्र जो है सबसे बड़ा जो है मामला सब्र का है। तो यकीनन सब्र करने की ज़रूरत है। और जो है हुकूमत अपने तौर पे, देखिए असदुद्दीन अवैसी ने भी, जैसा कि हम देख रहे थे, कहा असदुद्दीन अवैसी ने भी, और ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर ने कहा है कि हम वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ते में हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनकी जो है मैयतों को हैदराबाद लाने के लिए इंतज़ाम किए जाएँ। तो हुकूमत हिंद ने भी पूरी जो है यकीन दिलाया है कि हम जो है इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। यकीनन देखिए जयशंकर अलर्ट हो गए हैं, जिद्दा में कौंसलेट अलर्ट हो गया है। तो हमें यकीन है कि काम बहुत तेज़ी के साथ और बहुत मतलब है कि बहुत सी बेहतरीन तरीके से काम होगा, चाहे वो मैयतों को लाने का काम हो, चाहे वो ज़ख्मियों के इलाज का काम हो। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो बाज़ाब्ता एक कंट्रोल रूम सेटअप कर लिया है और मुसलसल मुसाफिरीन जो है उनके तफसीलात हासिल कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को मैं बता दूं, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं, टोल फ्री नंबर है 800, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 800-244-0003, 800-244-0003, ये टोल फ्री नंबर है। उसके अलावा भी 0122614093, 0122614093 और 01266, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 01266142276। ये भी आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है ये हेल्पलाइन के लिए, 05561222301, 05561222301।
301 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये जारी किया गया है। ये जब इससे हेल्पलाइन के नंबरात हैं, ये इस पर राब्ता भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन ने कहा है कि यह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का वक्त है। इस अफसोसनाक घड़ी में, इस दर्द की घड़ी में, इस गम की घड़ी में जो है आप अगर सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं तो यकीनन जो है जो जाँ बहक हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़ये में, उनके लिए वो मग़फ़रत का ज़रिया बन सकता है। कि बिल्कुल देखिए, यकीनन देखिए जो लोग गए हैं वो तो जो है उनकी शहादत हुई है, उनके दर्जात बहुत बुलंद हुए हैं, मुक़द्दस सरज़मीन पे उनकी मौत हुई है। और जो लोग उनके लवाहिक़ीन हैं उनको भी चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में उस सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। यकीनन ये गम का मौका है, यकीनन ये सदमे की बात है, यकीनन ये शॉकिंग है। यकीनन कोई भी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि सुबह वो जागे तो उसको ये खबर मिले कि उसके अपने जो वहाँ पे उम्रे के लिए मौजूद थे मक्का मुकर्रमा में, जो मदीना जा रहे थे, उनकी जो है हादसे की खबर आए। कोई ये नहीं चाहेगा, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। यकीनन जो है अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चली है, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। तो अब हमें सब्र करने की ज़रूरत है और हुकूमत अपना काम कर रही है। बेशक हुकूमत अपना कर रही है। बस वॉर रूम मतलब सेटअप किए गए हैं, कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अक़लियती बहबूद के वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने भी ये राब्ता किया है और अपने महकूमे को उन्होंने सख्त अहकामात दिए हैं इस खुसूस में कि वो अपना मतलब मुस्तैदी का अपना मुजाहरा करते हुए जो तफसीलात हैं वो तफसीलात हासिल करें और जिस किस्म की मदद की जा सकती है उसके लिए आप काम करने का उन्होंने अपने महकूमे के जो ज़िम्मेदारान हैं, अहलकार हैं, उन्हें हिदायत दी है। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। एक बस जो है जा रही थी उम्रे के ज़ायरीन को लेके, हैदराबादी ज़ायरीन थे, उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे लोग थे, उसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, मर्द हजरात भी थे। मुकम्मल तौर पे जो है 42 लोगों के जो है इस बस में मौजूद होने की जो है तस्दीक की गई है। ये बस जा रही थी कि बस जो है मक्का से मदीना जाते हुए मदीना के क़रीब जो है एक हादसे का कौमी वहाँ की जो है एक्सप्रेस वे में जो है एक हादसे का शिकार हो जाती है। बस की जो है डीजल टैंकर, वो जो टैंकर जो फ्यूल लेके जा रहा था, उस टैंकर से जो टक्कर हो जाती है, जिसके नतीजे में भयानक आग भड़क उठती है और जो है ज़ाहिरीन बस जो है आग में जो है लिपट जाती है और ये हादसा हो जाता है। और यकीनन ये दर्दनाक हादसा था। इसमें जो है अभी बहुत सारी जो है बस से लोग निकाले गए हैं, जिसमें कितने ज़ख्मी हैं, कितने जो है एक शख्स के मतलब तमाम 42 जो 43 सवार थे बस में, 43 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स के जो है वो मतलब शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाने में मुंतकिल करने की इत्तलात मौसूल हुई। जैसा कि सज्जाद साहब जो मतलब जो हकीकी जो खबरें हैं, इत्तलात हैं, वो वक्फे से मौसूल हो रही हैं, क्योंकि मतलब दूर का मामला है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो राब्ते की कड़ियाँ हैं, वो राब्ते की कड़ियाँ जुड़ने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, तो वो उसके बाद फिर जो इत्तलात जो है मौसूल होंगे, क्योंकि अब वहाँ पे मतलब 2-2.5 घंटे सऊदी अरब का जो वक्त है वो पीछे चलता है। तो अहलकार मतलब सरकारी सतह पे हो या ज़राए अबलाग के सतह पे हो, वो जो इत्तलात जानकारियाँ मौसूल होने का सिलसिला होगा तो वो यकीनन शुरू होगा और वो एक्यूरेट जो खबरें हैं वहाँ से जानकारियाँ वो आएंगी। अब तक की जो मौसूलात इत्तलात के मुताबिक 43 में से 42 लोग जाँ बहक हो गए हैं जी। और फिर उसमें से मतलब ये इनका ताल्लुक हैदराबाद से था। हैदराबाद के मल्लेपल्ली, बाजारघाट और टप्पा चबूतरा के रहने वाले ये लोग थे। ये जो इत्तलात जो इब्तदाई इत्तलात अब तक मौसूल हुए हैं, वो इत्तलात के मुताबिक ये जानकारियाँ हैं जो हम सियासत टीवी के नाजरीन को पहुँचा रहे हैं और आगे भी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। इस खुसूस में जो ख़ास तौर पर मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जो बस मुतअम्मरीन को लेकर जा रही थी, वो जो हादसे का शिकार हुई, इस खुसूस में और भी जो जानकारियाँ हैं वो मुसलसिल हम अपने नाजरीन को बताते रहेंगे। क्योंकि अब हम रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जो दिल्ली में जो बस बम धमाका जो पेश आया था,
कार बम धमाका जो पेश आया था, उसमें एनआईए कह रही है कि वो जो धमाके में इस्तेमाल हुई थी कार, जो कार में बम रखकर फोड़ा गया था, वो कार के मुबैना मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस खुसूस में जो है पहली गिरफ्तारी का दावा एनआईए की जानिब से पेश किया जा रहा जी है। देखिए, लाल किले के पास ये हादसा हुआ था, एक हफ़्ता पहले ये हादसा जो है धमाका हुआ था, कार धमाका, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। और इस धमाके के बाद गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि एनआईए की टीमें जो है कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे भी धावे मारे गए थे, और फिर जो है दिल्ली के भी मुख्तलिफ़ मकामात पे, ख़ास तौर पे जो है वहाँ के सनती इलाके, वज़ीरपुर के सनती इलाके में गुज़िश्ता रोज़ जो है छापे मारे गए थे। फिर उसके बाद जो है कश्मीर के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एनआईए के छापों की खबर मिली थी इसी सिलसिले में। तो बहरहाल अब एनआईए ने ये तस्दीक की है कि इस मामले में एक शख्स को जो है पूरी गिरफ़्तार कर लिया गया है। हिरासत में तो बहुत सारे लोग लिए गए हैं, तकरीबन 18 लोग हिरासत में हैं। तो अब एनआईए ने यह कन्फर्म किया है कि एक शख्स को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसकी डॉक्टर उमर नबी की हैसियत से शनाख्त की गई है। वो जो है मेडिकल प्रोफेशनल था, उसका ताल्लुक़ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से था, वहाँ पे जो है MBBS की तालीम उसने हासिल की थी। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो धमाके में इस्तेमाल की गई कार थी, Hyundai i20, उस कार के वो मालिक था। देखिए, इस सिलसिले में एनआईए का ये भी कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के पामपुर से आमिर रशीद अली को गिरफ़्तार किया था। उसके बाद ये मालूम हुआ कि ये कार जो है ख़रीदने में, मैनेज करने में, ये सारा जो है वो कराने में, कार्रवाई कराने में उसने जो है मदद की थी, ख़ास तौर पे डॉक्टर उमर नबी की मदद की थी। और ये कार जो है लाल किले के गेट नंबर 1 के पास, सिग्नल के पास जो है धमाके से उड़ा दी जाती है। अब देखिए, एनआईए ने इससे पहले कहा था कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इनका जो है एक और भी बड़ा प्लान था कि 26 जनवरी के जो है मौके पे यहाँ पे जो है दिल्ली में धमाके किए जाएं। तो बहरहाल जो है अब इस वाक़े के बाद पूरे ख़ास तौर पे जो है कश्मीर में और फिर हरियाणा में और फिर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरी वहाँ पे तमाम नाकाबंदी करके गाड़ियों की, दिल्ली में दाखिल होने वाली और बाहर निकलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, और मुख्तलिफ़ मकामात पे लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे थे। मुख्तलिफ़ देखिए, बंगाल से लेके, हरियाणा से लेके कश्मीर तक के इलाक़ों में धावे किए गए और वहाँ से मुख्तलिफ़ लोगों को उठाया गया था तहक़ीक़ात के लिए। तो अब इस सिलसिले में पहली बार एनआईए ने ये कन्फर्मेशन दिया है कि उमर नबी को गिरफ़्तार कर लिया गया है इस धमाके के कार के ओनर की हैसियत से। उमर नबी को लिया गया, डॉक्टर उमर नबी को, डॉक्टर उमर नबी को वो जो हमलावर है उसकी मदद की, वो उसमें हवाले से गिरफ्तार किया गया है। सियासत टीवी के एक्सप्रेस न्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। सियासत टीवी के एक्सप्रेस न्यूज़ को आप देखते रहिए, आपके लिए पेश की जा रही है सियासत टीवी की एक्सप्रेस न्यूज़। सियासत टीवी पर ही आप इसका मुशाहिदा आप कर सकते हैं आप। तो नाज़रीन, हम रुख करते हैं ये एनआईए की इस खबर के बाद जो है बिहार की तरफ हम रुख करते हैं, जहां पर नई हुकूमत तश्कील दिए जाने का काम किया जा रहा है। बिहार में भारी अक्सरियत से एनडीए ने जीत हासिल की है और वहां पर जो है नई हुकूमत बनने जा रही है। इसी दौरान जो है एनडीए की जो हुकूमत तश्कील पाई है उस पर भी कई इल्ज़ामात का सामना है, खा वो वोट चोरी का मामला हो या इंतखाबी धांधलियों का मामला हो। इन तमाम बातों के दरमियान में, इन तमाम इल्ज़ामात के दरमियान में कैबिनेट किसको क्या मौक़िफ़ दिया, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, किसको क्या कलमदान तफ़वीज़ किया जाएगा, ये सारी जो है उसका अमल शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार में रिज़ल्ट के बाद जो है एक नई सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। तो बहरहाल एनडीए ने जो है अभी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एनडीए का जो है बिहार हुकूमत में कैबिनेट की तश्कील का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया गया है।
किसको क्या पोजीशन मिलेगा, कौन सी सियासी जमात को एनडीए में शामिल, सियासी जमातें कौन सी सियासी जमात को कौन सा कलमदान दी तफवीज़ किया जाएगा, इसी के ऊपर काम किया जा रहा है, इसी की मनसूबा साजी की जा रही है। क्योंकि आप तमाम को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी हासिल है कि भारी अक्सरियत से एनडीए ने बिहार असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, 243 जो है रुकनी असम्बली बिहार की, उसमें 202 सीटें एनडीए के हक़ में आई हैं। बहुत बड़ी जो है कामयाबी जो है एनडीए की है। अभी जो है अपोजिशन जमातें सदमे से बाहर नहीं निकली हैं कि ये इतनी फास्ट जो है नाकामी उनको कैसे मिल गई। ये देखिए, अखिलेश यादव और जो है दीगर कायदीन ने तो साफ़ तौर पे कह दिया है कि हम इसको हज़म नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट जो है हम हज़म नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल जो है अब वो जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है। तो अब ये एनडीए जो है वहाँ पे सरगर्मी से जो है अपने काम उसने शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पे जो है चीफ मिनिस्टर और 36 वज़रा, मतलब 35 वज़रा और चीफ मिनिस्टर वहाँ की कैबिनेट की कैपेसिटी है जी। और इतने मतलब 35 वज़रा को वहाँ पे शामिल किया जा सकता है काबीना में। 243 के हवाले से तो 35 अरकान और एक चीफ मिनिस्टर, मतलब 36। तो चीफ मिनिस्टर और वज़रा की जो है कलमदानों के हवाले से वहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। देखिए, 3 बड़ी पार्टियाँ हैं। अब फ़िलहाल अगर हम बिहार की बात करेंगे हम, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है बीजेपी 90+ के साथ। फिर उसके बाद जो है नीतीश कुमार की पार्टी जो है दूसरी जेडीयू दूसरी पार्टी के तौर पे वो आई है। फिर उसके बाद सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी तीसरी पोजीशन 40+ के साथ तीसरी पोजीशन पे पार्टी है। तो ये 3 पार्टियों में मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वज़रा का, 3 पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, सीट शेयरिंग का भी जब मामला आया था तो एनडीए में इख्तलाफात हुए थे, नाराज़गियाँ हुई थी। अब ये जो है अहम मरहला है, इसमें हर कोई चाहेगा, तीनों चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है हिस्सेदारी मिले, काबीना में हिस्सेदारी मिले। ऐसा आप मतलब अब देखिए, आप एक बात मुसलसिल ये कही जा रही है 2014 के बाद से, ये बात ज़ेरे बहस है कि इलाकाई पार्टियों को जो है बीजेपी कमज़ोर करती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे जो नताइज बरामद हुए हैं, एक वक्त ऐसा था कि नीतीश कुमार जो थे किंग मेकर थे। अब नीतीश कुमार अगर वो खुद चाहे तो एनडीए में रह सकते हैं, अगर वो एनडीए से निकलना चाह रहे हैं तो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ऐसी मौकूफ नीतीश कुमार का आ गया। नीतीश कुमार का अपना जो एक मौकूफ था बना हुआ, वो मौकूफ जो है उसको बीजेपी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में उसको ख़त्म किया है। आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा कि हमने कहा है, उनका रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जो इसके सरबराह है, अब देखिए उसको मजबूत कर दिया गया है ये इलेक्शन में। बिल्कुल, इलेक्शन में मुतबादिल के तौर पर, क्योंकि जैसा बीजेपी को इस बात का खदशा रहा है, माजी में भी पलटू राम के हवाले से नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तेजस्वी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था, फिर अपनी हुकूमत मुकम्मिल होने के बाद जो है फिर वापस पलट कर कूद कर बीजेपी में आ गए और फिर 5 साल जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। दोनों को धोखा देकर उन्होंने ये काम किया था। तो वो जो धोखा देने का जो नीतीश कुमार का जो वो हरबा था, वो हरबे को अब मुकम्मिल तौर पर बीजेपी ने नाकाम बना दिया है। बिल्कुल। अब जेडीयू तो मतलब अच्छे सीटों के साथ वो मुंतखब होकर आई है, मगर जेडीयू अगर अब चाहे तो एनडीए से निकलकर किसी दूसरी सियासी जमात के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत नहीं बना सकती। इस तरीके का मौक़िफ़ जेडीयू के लिए नरेंद्र मोदी और एनडीए ने ला दिया है। बिल्कुल। देखिए, 86 हल्के इलेक्शन से पहले ही वहाँ पे कह रहे थे, जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो तभी वो हल्के कह रहे थे कि जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ऐसा मालूम होता है कि जेडीयू को साइडलाइन करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले भी रवि साहब, इलेक्शन से पहले भी ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने जेडीयू में बहुत खामोशी से सेंध मार दी है और अब जो है नीतीश कुमार चाहें भी तो मरकज़ में अपनी पार्टी के अरकान को बीजेपी की हिमायत से वापस नहीं बुला सकते जी।
मतलब ये कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार पे हावी हो चुके हैं जी। और नीतीश कुमार के जो एमपीस हैं, जेडीयू के जो एमपीस हैं, वो अब नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा अमित शाह और मोदी की बात सुनते हैं। ये पोजीशन पे उनको ले आया गया है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर का नाम अभी तक नहीं लिया गया। जी। सबसे अहम बात ये है, चीफ मिनिस्टर इतने 20 सालों तक नीतीश कुमार वहाँ पे रहे हैं। जेडीयू का एक ताकतवर चेहरा, उनको जो है बिहार का चाणक्य कहा गया था। तो इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद अभी तक रिजल्ट आने के बाद से लेके अभी तक जो है 14 तारीख को रिजल्ट आया, आज जो है 17 तारीख आ गई है, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में अभी तक बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के नाम का तक ऐलान नहीं किया और अब मुशावरत हो रही है। तो ये तो बड़ी, जैसा कि आपने कहा, यकीनन ये जेडीयू में सेंध मारने वाली बात हो गई। देखिए, अब पहले भी चीफ मिनिस्टर के नाम के बगैर ही ऐलान किया था, इलेक्शन लड़ा भी गया था। अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर आपका कौन है ये बताएं, मगर एनडीए ने अपने चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान नहीं किया था। हालांकि पिछले जो दो तीन इंतखाबात जो हुए, वो 2-3 इंतखाबात में जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन बिहार में लड़ा गया था। बिल्कुल। मगर अब जो है नीतीश कुमार के चेहरे को बात, जैसा कि आपने कहा कि नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो बगैर नीतीश कुमार के चेहरे के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया और फिर गैर मुतवक्का कामयाबी जो है, जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश और दूसरे जो अपोजिशन लीडरान हैं, उन्होंने इस नतीजे को कबूल करने से इनकार कर दिया है वाज़े तौर पर। बिल्कुल। अब कमाल ये है कि वो जो जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर पूरे मुसलसल पिछले 3 सालों से बिहार में अपने आप को उन्होंने झोंक दिया था, उसके बावजूद भी एक सीट पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। बिल्कुल, ये हैरत अंगेज बात है। और फिर वो जो वोट शेयर का मामला भी है उनका, वो जो वोट, उस कदर वोट लेने में भी नाकाम रहे। वोट शेयरिंग में भी जो खातिर का जो नतीजे बरामद होने चाहिए थे जन स्वराज पार्टी के ताल्लुक से, उसमें भी वो नाकाम रहे। देखिए, हैरत अंगेज बात यह है कि ये प्रशांत किशोर वही हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बिसात बिछा के देते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को। वो जो है इलेक्शन कैसे लड़ना है इसका जो है वो एक डेटा बना के देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको मशवरे देते हैं, इलेक्शन जीतने के गुर सिखाते हैं। इंतखाबी कैसे आम जबान में कह सकते हैं कि भाई इंतखाबी हिकमत अमलियाँ तैयार करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो दूसरों को इंतखाबी हिकमत अमलियाँ तैयार करके देता रहा है, उसका जब खुद की पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने का मौका आया तो वो जो है अपनी हिकमत अमली तैयार करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। ये मैसेज भी यहाँ जा रहा है। तो बहरहाल जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पूरी तरीके से सिफर हो गई है। वहाँ पे कई हलकों में कहा जाता है कि उनके उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो चुके हैं। तो बहरहाल जो है एक लंबी चौड़ी जो है एक अजीब सी कहानी बिहार से निकल के सामने आई है। नीतीश कुमार का चेहरा गायब होता नज़र आ रहा है। देखिए, इलेक्शन से ज़रा पहले अमित शाह जब वहाँ पे कैंपेनिंग करने गए थे तो मीडिया वालों ने अमित शाह से पूछा था कि एनडीए का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि चेहरा तो दिख रहा है, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। मतलब एक नाम तक लेना गवारा नहीं किया था उन्होंने, नीतीश कुमार का या किसी का भी नाम लेना उन्होंने गवारा नहीं किया था, बल्कि गोल मोल सा डिप्लोमेटिक जवाब उन्होंने दिया था कि चेहरा तो आपको दिख रहा है, रिजल्ट आएगा तो सामने आ जाएगा। ये इस तरह की बात करके उन्होंने बात टाल दी थी और आज तक भी वो लोग जो है ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे चेहरा किसका है। यकीनन एक जो भी है आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन बनेंगे और कौन सी सियासी जमात को कितने वज़रा। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि 36 बशमूल चीफ मिनिस्टर के 36 काबीनी वज़रा हैं को मतलब अब नॉमिनेट के नामज़द किया जा सकता है। तो फिर जब कलमदानों की तफवीज़ की जाएगी तो अहम कलमदान कौन सी सियासी जमात के पास रहेगा ये भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उस अहम कलमदानों से रियासत में सियासी जमातों की मुस्तक़बिल की जो बका है, उनके मौजूद रहने का एहसास है, वो एहसास में इजाफ़ा होगा अहम कलमदानों से। तो हर सियासी जमात
जो है अहम कलमदान हासिल करने की एनडीए में जो शामिल है वो कोशिश ज़रूर करेगी। सज्जाद साहब, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से ख़बर आ रही है कि वो बांग्लादेश की जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है शेख हसीना, उनके ख़िलाफ़ में जो मुक़दमा चल रहा था अदालत में, उस मुक़दमे के हवाले से उन्हें सज़ाए मौत सुनाए जाने का ख़वी इम्कानात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कुछ फ़ैसला इस खुसूस में आ भी गया होगा, क्योंकि हम रास्त नशरियात पे हैं। तो ये देखिए, आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म को वहीं वहाँ के क़ानून के मुताबिक मुक़दमा चलाया गया और उन्हें अब सज़ाए मौत सुनाए जाने के इम्कानात हैं। देखिए देखिए शेख हसीना के वहाँ पे एक फ़र्जंद मौजूद हैं, वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा मालूम होता है कि सज़ाए मौत देने का फ़ैसला कर लिया गया है। वो कह रहे हैं, उनके फ़र्जंद कह रहे हैं। देखिए, शेख हसीना पे जो इल्ज़ामात हैं, उनमें सबसे बड़े इल्ज़ामात ये हैं कि जब जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है एहतजाज हो रहा था ढाका में, तो उन्होंने उनको उस एहतजाज को कुचलने के लिए ड्रोन्स की मदद से उन पे फायरिंग करवाई थी। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से उन पे फायरिंग करवा के एक मास किलिंग, जिसको जो है इज्तिमाई कत्ल कहा जाता है, कि इज्तिमाई कत्ल का जो है उन्होंने वहाँ पे काम किया था। और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई तलबा की जो मर गए थे उनकी शनाख्त मिटाने के लिए भी जो है उनकी नाशों को मसख कर दिया गया, नाशों को मस्क किया गया था, मसख कर दिया गया और मतलब लापता कर दिया गया। बिल्कुल। अबू सईद जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, उसको भी कत्ल करने का जो इल्ज़ाम है शेख हसीना पर लगा हुआ है। और वो जो बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था तुलबा की जानिब से बांग्लादेश में ढाका में, तो वो एहतजाज को मुंतशर करने के लिए और वो एहतजाज को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के ज़रिए से स्टूडेंट्स जो मतलब जिद्दोजहद कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, उन पर गोलियां चलाने का, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा, शेख हसीना पर इल्ज़ाम था। इसी ज़िमन में मुक़दमा ज़ेरे मतलब समाअत था अदालत में, और फिर अब लग रहा है कि उस पर फ़ैसला सुनाया जाने वाला है और शेख हसीना को सज़ाए मौत दी जा सकती है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, बहुत ही जो है एक हाई प्रोफाइल जो है मुक़दमा है ये, ढाका की तारीख़ का, बांग्लादेश की तारीख़ का। बांग्लादेश के क़याम के बाद यकीनन बहुत सारे वहाँ पे जो है मुज़ाहरे होते रहे हैं, एहतजाज होते रहे हैं, तहरीकें चलती रही हैं, लेकिन शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी गुज़िश्ता बरस, उस तहरीक को जो है बांग्लादेश की तारीख़ की, जब वजूद बांग्लादेश के मौके पे जो मुजीबुर रहमान के दौर में जो तहरीक चली थी पाकिस्तान से अलग करने के लिए बांग्लादेश को, उस तहरीक के बाद शेख हसीना के ख़िलाफ़ चले तहरीक को एक बहुत बड़ी तहरीक माना जा रहा है। बांग्लादेश की तारीख़ की एक बहुत बड़ा इनकलाब इसको माना जा रहा है। उस इनकलाब के नतीजे में, उस तहरीक के नतीजे में, तलबा के उस एहतजाज के नतीजे में, फिर बाद में जो है आम लोग भी जो है उस एहतजाज में शामिल हो गए थे। उसके नतीजे में शेख हसीना को फौरी मुल्क छोड़ के राह फ़रार इख्तियार करनी पड़ी थी और हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एहतजाजियों ने न सिर्फ जो है शेख हसीना के घर पे हमला किया था, बल्कि शेख हसीना के घर का साजो सामान तक तहस नहस, उनकी जो सरकारी रिहाइश गाह थी, वज़ीर आज़म का जो है वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह को तहस नहस कर दिया गया था और वज़रा को चुन चुन के जो है मारा पीटा गया था। कई वज़रा के हलाक होने की भी खबरें आई थी। उनको दौड़ा कर मारने पीटने के वीडियो फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आए थे सोशल मीडिया के ज़रिए से। बिल्कुल। तो बहरहाल उसके बाद जो है अब वहाँ पे तो जो है अभी कारगुज़ार हुकूमत ही है, इलेक्शन का जो है ऐलान होने वाला है वहाँ पे, लेकिन अभी जो है शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो मुक़दमा जो है वहाँ पे चलाया गया था, गो कि बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत शेख हसीना को हवाले करने की मुसलसल मुतालबा करती रही है हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी बात नहीं मानी है। बहरहाल शेख हसीना के ग़याब में ही यह मुक़दमा चलाया गया और आज फ़ैसला जो है क्या आता है,
ये तो या तो आ चुका होगा या फिर आने वाला। देखिए ये दो सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ पे। एक तो ये इस तरीके के फैसले से अगर वो सजाए मौत होती है शेख हसीना को, तो उसके बाद फिर वो दोबारा जो है बांग्लादेश में दाखिल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल एक रास्ता उनके लिए बंद कर दिया जा रहा है, हमेशा के लिए बोल सकते हैं, हमेशा के लिए बंद कर दिया जा रहा है। अवामी मुस्लिम लीग जो उनकी सियासी जमात है, वो उसके कारकुन जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें भी बांग्लादेश से मौसूल हो रही हैं। इस फैसले को, जो भी फैसला सुनाया गया है या सुनाया जाने की तवक्को की जा रही है, उस फैसले को गैर जमहूरी, गैर आइनी करार देते हुए जो शेख हसीना की सियासी जमात है, वो पार्टी के कारकुनान जो कायदीन हैं और वो सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर सज़ाए मौत शेख हसीना को सुनाई जाती है तो ये बात मतलब ये तस्दीक हो जाएगी कि इस बात की कि सियासी मौत शेख हसीना की बांग्लादेश में हो गई है और वो दोबारा बांग्लादेश में कभी ख़त्म नहीं रख सकते। हमेशा के लिए उनके जो है बांग्लादेश आमद के रास्ते मजदूद कर दिए गए हैं। इस दौरान में रबी साहब एक अभी ताज़ा खबर ये आई है कि जो हमारे कमिश्नर हैं सजनार, वीसी सजनार, उन्होंने जो है बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो मक्का के ज़ायरीन को लेके जा रही थी बस, जो मदीना जा रही थी, उसमें 46 लोग जो है सवार थे, उस बस में सफ़र कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ एक शख्स के जो है बचने की जो है उन्होंने कमिश्नर ने जो है, तो जुमला 45 लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात अब मौसूल हो रही है। हमारे कमिश्नर हैदराबाद वीसी सज्जनार के जो ताज़ा जानकारी है, उन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक जो है 45 लोग इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। मैं फिर एक मरतबा सियासत टीवी के नाजरीन को सियासत टीवी के ज़रिए से जो हेल्पलाइन नंबर की तफसीलात हैं वो दोबारा मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा कि 8002440003 एक टोल फ्री नंबर है, ये इस पर भी रब्त किया जा सकता है 8002440003, और फिर आप कॉल कर सकते हैं 0122614093। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ 0122614093, 01266142276, 01266142276, या फिर 05561222301 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी रब्त किया जा सकता है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।